Hello everyone. Today this is our 19th session of C programming language, and in our previous session we learned about switch control statement, and today in this session we are going to learn about looping control statement. आज हम हमारे इस लेक्चर में देखने वाले हैं कि कैसे हम सी प्रोग्रामिंग के अंदर लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे. ठीक है, तो लेट्स प्रोसीड. हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर. तो ठीक है, डिस्कस करते हैं हम लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में. तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ क्या व्हाट डू यू मीन बाय लूप्स, है ना, या व्हाट आर लूप्स. लूप्स मतलब होते क्या है ना. तो मैं यहाँ पर सबसे पहले आपके साथ में डेफिनेशन डिस्कस करता हूँ लूप की. ठीक है, क्या ये लूप मतलब होता क्या है, राइट. तो जैसा कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इसके डेफिनेशन की, हम ऐसा बोल सकते हैं लूपिंग is the process of performing some task, or we can also say that same task, right. So looping is the process of performing some task or same task in an repetitive manner until certain condition is सेटिस्फाइड, है ना. अगर हम बात करते हैं क्या लूप की डेफिनेशन क्या होती है, तो आप क्या बोलोगे, लूपिंग इज द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग सम टास्क इन एन इटरेटिव मैनर या रिपीटेटिव मैनर, है ना. आप रिपीटेटिव बोलेंगे तो भी चल जाएगा, इटरेटिव बोलेंगे तो भी चल जाएगा, है ना. तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इटरेटिव भी चलेगा, तो मैंने यहाँ लिख दिया, है ना. लूपिंग इज द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग सम टास्क इन एन इटरेटिव मैनर, है ना, until certain condition is satisfied. लूपिंग होता क्या है, लूपिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर आप परफॉर्म करते हो सम टास्क को इन एन इटरेटिव मैनर, है ना. इटरेटिव मैनर में आप परफॉर्म करते हो मतलब रिपीटेटिव मैनर में आप किसी टास्क को परफॉर्म करते हो. कब तक परफॉर्म करते हो, until certain condition is satisfied. जब तक कि कोई certain condition satisfied नहीं हो जाती तब तक आप यहाँ पर सेम टास्क को या फिर सम टास्क को रिपीटेटिव मैनर में क्या करते हो, परफॉर्म करते हो. तो अगर कोई आपसे पूछता है क्या व्हाट इज लूपिंग या व्हाट इज लूप, तो आप क्या बोलोगे, लूपिंग इज द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग सम टास्क इन एन इटरेटिव मैनर, है ना. रिपीटेटिव मैनर में, इटरेटिव मैनर में किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करना जब तक कि कोई सर्टेन कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो जाए. अगर मैं इसका रियल लाइफ एग्जांपल दूं, तो रियल लाइफ एग्जांपल के केस में आप क्या बोल सकते हो कि यार आपको आपके सेलफोन में कोई स्पेसिफिक सॉन्ग को रिपीटेड मैनर में क्या करना है, सुनना है. तो आप क्या करोगे, आप वहां पर उस सॉन्ग को प्ले करने के बाद में उसका जो लूप रहेगा, है ना, प्ले ऑप्शन में आएगा, तो जो लूप रहेगा उसको आप क्या कर दोगे, ऑन कर दोगे. तो इससे क्या होगा कि रिपीटेड मैनर में सेम सॉन्ग क्या होते जाएगा, वहां पर स्टार्ट होते जाएगा. तो इसका मतलब क्या कि अगर किसी स्पेसिफिक टास्क को रिपीटेटिव मैनर में मुझे अगर परफॉर्म करना है, तो मुझे यहाँ पे किसका कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, सी प्रोग्रामिंग में लूप्स का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा. तो अब अगर हम बात करते हैं कि क्या यहाँ पर ये लूप्स के कुछ टाइप्स होते हैं क्या, या सिंपली बस ये लूप होता है और इसके बाद में इसका डायरेक्टली सिंटैक्स आ जाता है. तो अगर हम यहाँ पर अब इसके टाइप्स के बारे में अगर बात करें, है ना, कि व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ लूप्स, या सी प्रोग्रामिंग में लूप्स को हम कैसे क्या यूज करेंगे, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे क्या देयर आर टू टाइप्स ऑफ लूप्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ लूप्स. ठीक है ना, दो टाइप के आपके पास में लूप होते हैं यहाँ पर. अगर हम बात करें सबसे पहले, तो सबसे पहला आता है आपके पास में यहाँ पर एंट्री कंट्रोल लूप. ठीक है, और सेकंड आता है यहाँ पर आपके पास में एग्जिट कंट्रोल लूप. सबसे पहले क्या आता है आपके पास में, सबसे पहले आता है आपके पास में एंट्री कंट्रोल लूप, और सेकंड लूप विल बी एग्जिट कंट्रोल लूप. तो अब अगर हम बात करते हैं कि अब ये एंट्री कंट्रोल लूप मतलब होता क्या है और एग्जिट कंट्रोल लूप मतलब होता क्या है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करते हैं एंट्री कंट्रोल लूप के बारे में, फिर डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर एग्जिट कंट्रोल लूप के बारे में. तो अगर अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि अब ये एंट्री कंट्रोल लूप क्या होता है, तो देखते हैं यहाँ पर. मैंने यहाँ पर सिंपली लिखा एंट्री कंट्रोल लूप. ठीक है, तो अब अगर हम बात करें यहाँ पर एंट्री कंट्रोल लूप की डेफिनेशन की कि एंट्री कंट्रोल लूप होता क्या है, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पर, एन ऐसा बोल सकते हैं एंट्री कंट्रोल लूप इज अ लूप वेयर कंडीशन इज checked at the time of entry.
अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर एंट्री कंट्रोल लूप मतलब क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, एंट्री कंट्रोल लूप इज अ लूप। एंट्री कंट्रोल लूप क्या होता है, एक ऐसा लूप होता है वेयर कंडीशन इज चेक्ड एट द टाइम ऑफ एंट्री, जहां पर कंडीशन क्या होगी, चेक होगी, कब, एट द टाइम ऑफ एंट्री। आपके प्रोग्राम में जो आपका प्रोग्राम का फ्लो रहेगा, वो जो फ्लो चलेगा आपका, है ना, तो वहां पर उस फ्लो में अगर कोई आपको स्पेसिफिक लूप मिलता है, तो उस केस में अगर आपकी कंडीशन इनिशियल लेवल पर एट द टाइम ऑफ एंट्री, है ना, अगर चेक हो रही है, तो इसका मतलब वो लूप कैसा कंसिडर होगा, आपका एंट्री कंट्रोल लूप कंसिडर होगा। क्यों? क्योंकि एंट्री कंट्रोल लूप होता ही क्या है, तो एंट्री कंट्रोल लूप इज अ लूप वेयर कंडीशन इज चेक्ड एट द टाइम ऑफ एंट्री, जहां पर एंट्री के टाइम पर कंडीशन चेक हो, वो लूप आपका क्या कहलाता है, एंट्री कंट्रोल लूप। तो अगर हम बात करते हैं कि क्या एग्जिट कंट्रोल लूप में एग्जिट के टाइम पर चेक होगी या कंडीशन, यस, एग्जिट कंट्रोल लूप में आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो, एग्जिट के टाइम पर आपकी कंडीशन चेक होगी। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि एंट्री कंट्रोल लूप का फिर एग्जांपल, तो आप ऐसा बोलोगे, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एंट्री कंट्रोल लूप। आप क्या बोलोगे, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एंट्री कंट्रोल लूप। वहीं अगर हम बात करते हैं इसके अलावा, तो इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर एग्जिट कंट्रोल लूप की, तो मैं यहाँ पे क्या डेफिनेशन बोलूंगा, तो अगर हम यहाँ पर देखें एग्जिट कंट्रोल लूप की डेफिनेशन, तो मैंने सिंपली बोला एग्जिट कंट्रोल लूप, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपने सिंपली लिखा है एग्जिट कंट्रोल लूप, तब आप ऐसा बोलेंगे एग्जिट कंट्रोल लूप इज अ लूप वेयर कंडीशन इज चेक्ड एट द टाइम ऑफ एग्जिट, जहाँ पे कंडीशन कहाँ चेक होगी, एट द टाइम ऑफ एग्जिट। और यहाँ पर आप सिंपली ऐसा बोलेंगे कि डू व्हाइल लूप फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एग्जिट कंट्रोल लूप। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर क्या हमने क्या देखा है, तो हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि एग्जिट कंट्रोल लूप मतलब क्या होता है, एग्जिट कंट्रोल लूप इज अ लूप वेयर कंडीशन इज चेक्ड एट द टाइम ऑफ एग्जिट, जहां पर कंडीशन कहाँ चेक होगी, एट द टाइम ऑफ एग्जिट, एग्जिट के टाइम पर कंडीशन चेक होगी। डू व्हाइल लूप फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एग्जिट कंट्रोल लूप, और जो डू व्हाइल लूप होता है वो किस कैटेगरी में फॉल करता है, आपके एग्जिट कंट्रोल लूप की कैटेगरी में फॉल करता है। अब अगर हम बात करते हैं क्या, ठीक है, ये तो समझ में आ गया क्या एंट्री कंट्रोल लूप में फॉर लूप और व्हाइल लूप आता है और एग्जिट कंट्रोल लूप में डू व्हाइल लूप आता है। बट अगर हम बात करते हैं कि जब ऑलरेडी एंट्री कंट्रोल लूप में फॉर लूप है, तो व्हाइल की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या दोनों सेम है या दोनों अलग है, तो यार सिंपल सी बात है, एक ही चीज को दो नाम से तो हम यहाँ पर यूज करेंगे नहीं, तो इसका मतलब एक चीज तो क्लियर है कि दोनों के सिंटैक्स अलग होंगे, ठीक है, सिंटैक्टिकली तो दोनों अलग है। बट अगर हम बात करें प्रैक्टिकली कि डिफरेंस में क्या है दोनों के, तो अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिखूं, है ना, डिफरेंस बिटवीन फॉर लूप एंड व्हाइल लूप, या फिर सिंपली अगर अपन डिस्कस करते हैं यहाँ पर क्या फॉर लूप क्या होता है, व्हाइल लूप क्या होता है, तो देखते हैं अपन यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन फॉर लूप एंड व्हाइल लूप की, तो मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा, सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर फॉर लूप, तो मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा, when we already know in advance that how many times we have to execute our loop, in that case we are going to use for loop। आपने यहाँ पर क्या बोल दिया, when we already know in advance that how many times we have to execute our loop, जब आपको एडवांस में ही पता है कि आपको आपके लूप को कितने नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट करना है, then in that case we are going to use for loop। तो उस केस में आप किसका यूज करेंगे, for loop का यूज करेंगे। तो इसका वाइस वर्सा क्या हो जाएगा कि जब आपको नहीं पता है तो फिर आप उस केस में किसका यूज करोगे, तो आप यहाँ पर सिंपली ऐसा बोल दोगे कि उस केस में आप यूज करोगे यहाँ पर व्हाइल लूप का। तो व्हाइल लूप मतलब when we, अब ऑलरेडी की प्लेस पर आप क्या कर दोगे, है ना, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, when we do not know in advance, है ना, when we do not know in advance that how many times we have to execute our loop, in that case we are going to use while loop। When we don't know in advance that how many times we have to execute our loop, in that case we are going to use while loop। जब आपको ये नहीं पता है कि आपको कितने नंबर ऑफ टाइम्स आपके लूप को चलाना है, तो उस केस में आप किसका यूज करते हो, while loop का यूज करते हो। तो फिर अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि क्या मैं फॉर के प्रोग्राम while से या while के प्रोग्राम फॉर से नहीं बना सकता, क्या नहीं, आप यहाँ पर प्रोग्राम्स बना सकते हो।
तो फिर अब क्या, अब आपने तो बोला ही क्या, जब आपको ऑलरेडी पता है कब तक लूप चलाना है तो फॉर लूप, वो जब तक नहीं पता है कब तक चलाना है तो उसके इसमें व्हाइल लूप। तो आप सिंपली ऐसा बोलोगे कि ये तो एक प्रैक्टिकल डिफरेंस हो गया है, लेकिन सिंपल सी बात, ये तो प्रोग्रामिंग है, आप कैसे भी लॉजिक फ्रेम करके, लॉजिक लगाकर फॉर के टास्क को व्हाइल से, व्हाइल के टास्क को फॉर से परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, फिर अब अगर हम बात करते हैं इसके बाद में, तो अब इसके बाद में अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ डू व्हाइल लूप के बारे में, तो मैंने यहाँ लिखा डू व्हाइल लूप। अब डू व्हाइल लूप क्या होता है, तो आप सिंपली ऐसा बोलोगे whether condition is true or false, while loop में executes at least once। अगर हम बात करें यहाँ पर डू वाइल लूप की, तो आप क्या बोलेंगे, वेदर कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, डू वाइल लूप में एग्जीक्यूट एट लीस्ट वंस। आपकी कंडीशन सही हो या आपकी कंडीशन गलत हो, डू वाइल लूप एक ना एक बार तो चलेगा, मतलब चलेगा ही सही। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हो कि डू वाइल लूप किस कैटेगरी में फॉल करता है, तो डू वाइल लूप आपके एग्जिट कंट्रोल लूप की कैटेगरी में फॉल करता है। मतलब यहाँ पर जो कंडीशन चेक होगी एट द टाइम ऑफ एग्जिट चेक होगी, और एग्जिट के टाइम पर कंडीशन चेक हो रही है, इसका मतलब उसके ऊपर जब एंट्री होगी तो वहां पर कंडीशन आपकी सही भी हो या गलत भी हो, आपको एंट्री डेफिनेटली मिलेगी ही सही। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स जो मैंने लिखे, आप एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिए। मैं यहाँ पे हाईलाइट भी कर देता हूँ। आपने यहाँ पे सबसे पहले तो लूप्स की डेफिनेशन देखी, फिर आपने यहाँ पे लूप्स के टाइप्स देखे, फिर उसके बाद में आपने यहाँ पे डिस्कस किया है एंट्री कंट्रोल लूप, एंट्री कंट्रोल लूप होता क्या है, फिर आपने यहाँ पर सिंपली डिस्कस किया है एग्जिट कंट्रोल लूप, एग्जिट कंट्रोल लूप होता क्या है, फिर आपने यहाँ पर सिंपली डिस्कस किया डिफरेंस बिटवीन फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। आफ्टर दैट आपने यहाँ पर डिस्कस किया है फॉर लूप, फॉर लूप के बाद में आपने यहाँ पर देखा है व्हाइल लूप क्या होता है, तो ये व्हाइल लूप, फिर आपने देखा यहाँ पर डू व्हाइल लूप क्या होता है, तो ये सिंपली है आपका डू व्हाइल लूप। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आपने क्या डिस्कस किया है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपने जो डिस्कस किया है वो डिस्कस किया है लूप के बारे में। अब अगर हम बात करते हैं कि इसके बाद में क्या, तो इसके बाद में यहाँ पर हमें देखना है अब इनके सिंटेक्स। तो अगर मैं इनके सिंटेक्स की बात करता हूँ, तो सबसे पहले आता है मेरे पास में फॉर लूप। तो हम वन बाय वन यहाँ पर अपने लूप्स के कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं द सिंटेक्स फॉर लूप। तो अगर मुझे यहाँ पर इसके सिंटेक्स को डिस्कस करना है, तो देखते हैं हम यहाँ पर आकर, मैंने यहाँ पर सबसे पहले मेंशन किया सिंटेक्स फॉर लूप, सिंटेक्स फॉर लूप। ठीक है, तो अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सिंटेक्स फॉर लूप की, या मैंने सिंपली ऐसा लिख दिया सिंटेक्स, है ना, और ये सिंटेक्स किसका है, आपके फॉर लूप का, है ना। तो हम यहाँ पर अब डिस्कस करने वाले क्या, सिंटेक्स डिस्कस करने वाले, किसका सिंटेक्स डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पर, फॉर लूप का सिंटेक्स डिस्कस कर रहे हैं। तो अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर फॉर लूप के सिंटेक्स की, तो फॉर लूप का सिंटेक्स क्या होगा, है ना, सिंटेक्स फॉर लूप। तो मैंने यहाँ पर लिखा सबसे पहले फॉर के बाद में मैंने यहाँ पर लिखा इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन के बाद में कंडीशन, कंडीशन के बाद में आप यहाँ पर मेंशन करोगे इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। तो मैंने यहाँ लिख दिया इंक्रीमेंट, या फिर मैं सिंपली वैसा बोल सकता हूँ डिक्रीमेंट, है ना, दोनों में से यहाँ पर आपका कुछ भी आ सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर हम बात करें कि अब क्या होगा, तो देखते हैं यहाँ पर मैंने ऐसा कुछ लिखा है, यहाँ पर मैंने कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज किए हैं। इसके बाद में अब आप यहाँ पर क्या लिखोगे, तो इसके बाद में यहाँ पर आपके पास में आ जाएंगे आपके स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट क्या रहेंगे, मैं ऐसा बोल सकता हूँ यहाँ पर मैंने बोल दिया स्टेटमेंट 1 to n, यहाँ पर मैंने सिंपली ऐसा बोल दिया स्टेटमेंट 1, मैंने यहाँ पे बोल दिया स्टेटमेंट 2, और सिमिलरली मैं ऐसा बोल दूंगा यहाँ पर मेरे पास में आ जाएगा स्टेटमेंट। ठीक है, अगर हम बात करें अब यहाँ पर क्या कर रहा है, तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से हो रहा है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि ये मैंने ऐसा कुछ लिखा है, अब ये है क्या, तो हम यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है इनिशियलाइजेशन, तब ये इनिशियलाइजेशन क्या है, तो ये इनिशियलाइजेशन सबसे पहले मेरी फर्स्ट स्टेप है, इनिशियलाइजेशन इज माय फर्स्ट स्टेप। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, स्टेप नंबर 1, है ना, इनिशियलाइजेशन क्या है आपकी, स्टेप नंबर 1। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, स्टेप 1।
कि सबसे पहले अगर फॉर लूप में आपकी एंट्री होती है ना, या कंट्रोल फॉर लूप पर आता है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है आपकी इनिशियलाइजेशन की। अब इनिशियलाइजेशन के बाद में होगा क्या, तो इनिशियलाइजेशन के बाद में है ना, यहाँ पर जो भी आप वेरिएबल मतलब आप आपके प्रोग्राम में वेरिएबल्स को डिक्लेयर करोगे, वो वेरिएबल को यहाँ पर है ना, जिससे आपको आपकी लूप को चलाना है, तो उस केस में उस वेरिएबल को आप यहाँ पर क्या करोगे, सबसे पहले इनिशियलाइज करोगे। ये आपकी फर्स्ट स्टेप होती है। फिर इसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि यार अब इसके बाद में क्या होगा, तो इसके बाद में कंट्रोल यहाँ से जाएगा आपकी कंडीशन पर, है ना। इसके बाद में फिर कहाँ जाएगा आपका कंट्रोल, तो इसके बाद में आपका कंट्रोल जाएगा आपकी कंडीशन पर। अब अगर आपका कंट्रोल यहाँ पर कंडीशन पर जाता है, तो अब इस केस में मैं क्या बोलूंगा कि यार ये जो कंडीशन है आपकी, यहाँ पर कंडीशन क्या होगी, चेक होगी। और कंडीशन अगर यहाँ चेक होती है, तो अब ये क्या है, तो आप सिंपली ऐसा बोलोगे, दिस इज माई सेकेंड स्टेप। ये क्या है, दिस इज सेकेंड स्टेप। तो आपने यहाँ पर सिंपली ऐसा बोल दिया है कि यार ये कंडीशन क्या है आपकी सेकेंड स्टेप पे। सेकेंड स्टेप में आपका क्या होगा, कंडीशन चेक होगी। अब अगर यहाँ पर कंडीशन आपकी क्या हो जाती है, ट्रू, है ना, इफ हियर द कंडीशन इज ट्रू, यहाँ पर अगर आपकी कंडीशन क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है, तब इस केस में क्या होगा, अगर कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, एंट्री। एंट्री मिलने के बाद में आप सिंपली ऐसा बोलोगे, अगर आपको यहाँ पर एंट्री मिलती है, तो आप यहाँ पर सिंपली ऐसा बोलोगे कि इसके अंदर जितने भी आपके स्टेटमेंट्स है, वो सारे स्टेटमेंट्स आपके एग्जीक्यूट होंगे। ये सारे स्टेटमेंट्स आपके एग्जीक्यूट होंगे। अब ये सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होने के बाद में फिर क्या होगा, तो फिर इसके बाद में जो आपके प्रोग्राम का कंट्रोल रहेगा, है ना, ये सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होने के बाद में, है ना, फिर आपके प्रोग्राम का जो कंट्रोल रहेगा वो सीधे यहाँ से किसके पास में जाएगा, तो आपके प्रोग्राम का कंट्रोल फिर यहाँ से जाएगा सीधे आपके इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट पर। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या बोला, क्या मेरा प्रोग्राम का कंट्रोल अब कहाँ जा रहा है, तो मेरा प्रोग्राम का कंट्रोल अब जा रहा है यहाँ पर इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट पर। ठीक है, अब अगर मेरा कंट्रोल यहाँ पर इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट पर जा रहा है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि अब ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में होगा क्या, तो सिंपल सी बात है कि अब अगर आपने यहाँ पर कोई वेरिएबल को इनिशियलाइज करा है, तो वो वेरिएबल यहाँ पर या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो इस केस में आप ऐसा बोल सकते हो कि दिस इज योर थर्ड स्टेप। ये आपकी क्या रहेगी, स्टेप नंबर 3, कि आपने यहाँ पे जितने स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करवाए हैं, कंट्रोल फिर यहाँ से कहाँ जाएगा, आपके इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पर। ये आपकी स्टेप नंबर 3 रहेगी। यहाँ पर वेरिएबल आपका क्या होगा, या तो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, और उसके बाद में फिर यहाँ पर आपका कंट्रोल, यहाँ से आपका कंट्रोल फिर कहाँ जाएगा, तो यहाँ से आपका कंट्रोल फिर से जाएगा आपकी कंडीशन पे। तो अब मैंने यहाँ पर ऐसा बोल दिया कि यार चलो ठीक है, यहाँ पर फिर से मेरा कंट्रोल कहाँ गया, मेरी कंडीशन पे। अब यहाँ से अगर कंट्रोल आपका कंडीशन पर जाता है, कंडीशन पर जाने के बाद में फिर से आपकी कंडीशन चेक होगी, और अगर इन केस आपकी कंडीशन यहाँ पर क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, इन केस अगर कंडीशन आपकी यहाँ पर क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, तो फिर आप उस केस में क्या, तो अगर यहाँ पर मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो उस केस में यहाँ पर अब मेरा कंट्रोल, उस केस में मेरा यहाँ पर अब कंट्रोल, है ना, क्या हो जाएगा, पूरे फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। इन केस यहाँ पर अगर कंडीशन क्या हो जाती है आपकी, फॉल्स हो जाती है, तो अगर यहाँ पर कंडीशन अब फॉल्स हो गई है, तो आपका जो कंट्रोल रहेगा वो आपके फॉर लूप से कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। किस केस में, जब यहाँ पर आपकी कंडीशन क्या हो गई है, फॉल्स। मतलब अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो उस केस में आप क्या बोलोगे कि आपका जो कंट्रोल रहेगा वो डायरेक्टली फॉर लूप को स्किप करते हुए कहाँ आ जाएगा, बाहर। तो अगर हम बात करते हैं कि यार ये जो हमने डिस्कस किया है ये क्या है, ये सिंपली मैंने फॉर लूप को डिस्कस किया है ना, फॉर लूप के सिंटैक्स को डिस्कस किया है, जिसमें सबसे पहले आप क्या बोलोगे, आपके पास में आता है फॉर, सिंपली अ कीवर्ड। उसके अंदर फिर क्या आता है आपके पास में, इनिशियलाइजेशन। द इनिशियलाइजेशन इज योर फर्स्ट स्टेप। फिर इनिशियलाइजेशन के बाद में आपका कंट्रोल जाएगा आपकी कंडीशन पर। अगर कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड होती है, तो उस केस में आपको एंट्री मिलेगी। एंट्री मिलने पर आपके स्टेटमेंट 1 टू स्टेटमेंट एंड एग्जीक्यूट होंगे, और फिर वहां से आपका कंट्रोल जाएगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पर। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होने के बाद में यहाँ पर ये स्टेप नंबर आपकी थर्ड कहलाएगी, और फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बाद में कंट्रोल जाएगा आपकी कंडीशन पर। अगर कंडीशन यहाँ पर फिर से चेक होगी, अगर फिर से ट्रू है तो एंट्री मिल जाएगी, और अगर फर्स्ट केस में ही, फर्स्ट स्टेप में ही अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो उस केस में यहाँ पर क्या होगा, आपका कंट्रोल डायरेक्टली एंट्री ना करते हुए, डायरेक्टली फॉर लूप को स्किप करते हुए डायरेक्टली कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो अब अगर हम बात करते हैं कि इसके प्रोग्राम कैसे क्या बनेंगे, तो ठीक है, हम इसको प्रोग्राम से थोड़ा सा समझते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ अपना टर्बो C7। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है, क्या मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया टर्बो C7। अब अगर हम बात करते हैं क्या मुझे यहाँ पर एग्जाम्पल देखना है किसका, फॉर लूप का, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सबसे पहले
मैंने यहाँ पे सिंपली मेंशन कर दिया प्रोग्राम शोइंग द कंसेप्ट ऑफ फॉर लूप, है ना, प्रोग्राम शोइंग द कंसेप्ट ऑफ फॉर लूप। अब मैंने बोला अब मुझे करना क्या है, तो अब मैंने यहाँ पर सिंपली ऐसा बोला है कि यार मुझे यहाँ पर स्टेटमेंट्स प्रिंट करवाना है। तो अब क्या और कैसे स्टेटमेंट प्रिंट करवाना है, तो ठीक है देखते हैं। यहाँ पर मैंने सिंपली लिख दिया हैश इंक्लूड stdio.h, मैंने यहाँ पर लिखा हैश इंक्लूड conio.h। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, मैंने लिखा void main, और यहाँ पर मैंने ओपन और क्लोज किया। मैंने यहाँ लिखा clr scr, मैंने यहाँ पर सिंपली लिख दिया है get ch। अब अगर हम बात करते हैं कि अब करना क्या है, तो ध्यान से देखना, मैंने सिंपली ऐसा लिखा printf, और printf में मैंने लिख दिया यहाँ पर स्टेटमेंट 1 एंड हियर आई नीड टू प्रिंट दिस स्टेटमेंट 10 टाइम्स। मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे ये स्टेटमेंट को 10 टाइम्स प्रिंट करना है। तो अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर, तो मैं इसे यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ। कितने टाइम्स प्रिंट करूंगा मैं यहाँ पर, इसको 10 टाइम्स प्रिंट करूंगा। ठीक है, देखते हैं हम यहाँ पर। अब देखते हैं यहाँ पर अब क्या हुआ। तो मैंने यहाँ पे बोला क्या ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ, फिफ्थ, यहाँ पर हो गया 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 10। अब अगर हम बात करते हैं इसे रन करने की, तो मैंने इसे यहाँ पर सेव किया। सेव करने के बाद में अब मैं क्या करूंगा, मैं इसे रन करूंगा। अब अगर मैं इसे रन करता हूँ यहाँ पर, तो जैसा कि मुझे मेरे आउटपुट स्क्रीन पर दिख रहा है 1 to 10 यहाँ पर स्टेटमेंट्स आ गए हैं। अब अगर मैं ऐसा बोलूं कि यार चलो ठीक है, ये तो मुझे 10 स्टेटमेंट्स प्रिंट करवाने थे, तो मेरी स्क्रीन पर 10 स्टेटमेंट्स आ गए हैं। अब अगर मुझे यहाँ पर ऐसे 1000 स्टेटमेंट्स क्या करवाने हैं, प्रिंट करवाने हैं, तो अब क्या मैं 1000 टाइम्स यहाँ पर ऐसा प्रिंट स्टेटमेंट लिखूंगा क्या? माय आंसर इज नो। क्या मैं लिख नहीं सकता क्या? नहीं, लिख तो सकता हूं मैं, लेकिन 1000 टाइम्स लिखना इतना कोई इजी नहीं है ना। हो सकता है उसमें बाय मिस्टेक बीच में कोई नंबर स्किप हो जाए, हो सकता है कोई स्टेटमेंट स्किप हो जाए, हो सकता है नंबर मिस्टेक हो जाए, है ना, काउंटिंग मिस्टेक हो जाए। तो फिर अब इस केस में क्या, तो अब मैंने यहाँ पर एक चीज नोटिस करी है कि यहाँ पर मैं सेम टास्क को क्या कर रहा हूँ, रिपीटेड मैनर में परफॉर्म कर रहा हूँ। मतलब मैं यहाँ पर एक ही स्टेटमेंट को कितने टाइम्स प्रिंट करवा रहा हूँ, 10 टाइम्स प्रिंट करवा रहा हूँ। तब क्यों ना मैं एक काम करता हूँ, क्या रिपीटेड मैनर में या इटरेटिव मैनर में अगर मुझे कोई टास्क परफॉर्म करना है, तो मुझे कंसेप्ट पता है लूप का, तो क्यों ना मैं यहाँ पर लूप का कंसेप्ट इंप्लीमेंट कर दूं। तो अगर मुझे यहाँ पे लूप का कंसेप्ट इंप्लीमेंट करना है, तो अगर मुझे यहाँ पे लूप का कंसेप्ट इंप्लीमेंट करना है, तो मैं क्या करूंगा, तो ध्यान से देखना। लूप में मैंने सबसे पहले बोला था इनिशियलाइजेशन, तो अब इनिशियलाइजेशन के लिए मुझे यहाँ सबसे पहले एक वेरिएबल की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख लिया है, वेरिएबल आई। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर, तो अब ध्यान से देखना, मैंने सिंपली लिखा फॉर लूप। फॉर लूप का सिंटैक्स क्या था, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन। तो इनिशियलाइजेशन में आपने आई की वैल्यू को क्या इनिशियलाइज कर दिया, 1 से। कहाँ तक आपको प्रिंट करवाना है, तो मैंने बोला मुझे यहाँ पर 10 स्टेटमेंट्स प्रिंट करवाना है। तो मैंने लिख दिया आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10। और मैंने बोला हर बार क्या करना है, तो मैंने बोला हर बार मुझे यहाँ पर आई को 1 से इंक्रीज करना है। क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात है ना, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। ठीक है, मैंने ऐसा लिखा, और उसके बाद में यहाँ पर आकर मैंने क्या कर दिया, कर्ली ब्रेसेस क्लोज। मैंने बोला अब ये रिमेनिंग स्टेटमेंट्स, तो ये रिमेनिंग स्टेटमेंट्स तो आपकी कोई काम की ही नहीं है, आपने इसको हटा दिया। अब फिर उसके बाद में आप क्या करोगे यहाँ पर, तो ठीक है अपन ऐसा लिखते हैं, और उसके बाद में मुझे यहाँ पे प्रिंट करवाना है 1 2 3 4। तो मैंने 1 के प्लेस पर क्या कर दिया, %d। और सिंपली %d पर क्या आपने प्रिंट करवाना चाहते हो आप, तो आप यहाँ पर %d पर 1 2 3 4, तो आप यहाँ पर सिंपली मेंशन कर दो आई। तो अब अगर मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा है, तो अब देखते हैं हम यहाँ पर इसका आउटपुट क्या मिलेगा। मैंने यहाँ पर इसे सेव किया। सेव करने के बाद में मैं ऐसे यहाँ पे रन करता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मुझे सेम रिजल्ट मिल गया है 1 to 10। तब आप खुद ऐसा सोचो कि यार आपको वहां पर 10 स्टेटमेंट्स प्रिंट करवाने थे, आपने 10 टाइम्स प्रिंटफ लिखा है, बट अब यहाँ पर अगर आपको वो 10 स्टेटमेंट सिंपली सिर्फ 3 to 4 लाइंस में प्रिंट होने के बाद में मिल रहे हैं, तो बेटर क्या है, आप ऐसे मैन्युअली एक एक स्टेटमेंट लिखोगे या फॉर का कंसेप्ट इंप्लीमेंट करोगे? तो द बेस्ट ऑप्शन इज फॉर लूप। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर क्या करा है, सेम टास्क को रिपीटेड मैनर में अगर आपने परफॉर्म करना चाहा, तो उस केस में आपने यहाँ पर फॉर लूप को क्या करा है, इम्प्लीमेंट किया है। अब अगर हम यहाँ पे कोई टास्क परफॉर्म कर कर देखते हैं कि यार मुझे यहाँ पर अगर कोई टास्क परफॉर्म करना है, तो मैं कैसे क्या परफॉर्म कर सकता हूँ। तो सिंपल सी बात है, मैं अब यहाँ पर ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ कि यूजर यहाँ पर एंटर करे कोई स्पेसिफिक नंबर, है ना, मतलब कोई स्पेसिफिक नंबर यूजर एंटर करेगा, और मैं यहाँ पर वो स्पेसिफिक नंबर को, है ना, या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मैं यहाँ पर 1 to वो स्पेसिफिक नंबर तक प्रिंट करवाना चाहता हूँ। मैं ऐसा कोई ऐसा चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर 1 से लेकर वो n नेचुरल नंबर तक अपने नंबर्स को क्या करवा दूं, प्रिंट करवा दूं। अगर मुझे ऐसा कोई टास्क परफॉर्म करना है, तो देखते हैं हम यहाँ पर कैसे टास्क परफॉर्म करेंगे। तो मैं यहाँ पर आया, मैंने इसे सेव एज किया। सेव एज करने के बाद में हम यहाँ पर आए सी यूनिक प्रो, और यहाँ पर आकर मैंने सिंपली सेव कर दिया proc 35, राइट।
अब मुझे क्या करवाना है यहाँ पर, मैं सिंपली यूजर से एक नंबर गेट करूंगा और मुझे 1 टू उस नंबर तक क्या करना है, काउंटिंग प्रिंट करवाना है, सिंपल सी बात है। तब यहाँ पर क्या होगा, मैं यहाँ पर सिंपली ऐसा बोलूंगा कि मैंने आई के साथ में एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया एन, यूजर से मुझे नंबर गेट करना है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया प्रिंट एफ। प्रिंट एफ में मैं यहाँ पर क्या लिख लूंगा, तो मैंने यहाँ पे बोल दिया एंटर लिमिट या एंटर नंबर। तो मैं सिंपली लिमिट लिखता हूँ तो थोड़ा सा क्लियर रहेगा, लिमिट से ये समझ में आएगा कि यार आपने 10 एंटर किया है तो वो 10 आपकी लिमिट रहेगी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर फिर लिख दिया स्कैन एफ, और स्कैन एफ के अंदर मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मैंने लिखा %d और मैंने यहाँ पर कर दिया m%n। ठीक है, अब क्या होगा, तो अब यहाँ पर आप सिंपली ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, मैंने यहाँ से इसे कट किया और मैंने यहाँ पर प्रिंट एफ के ऊपर प्लेस कर दिया। फिर अब अगर मैं बात करता हूँ मुझे करना क्या है, तो मुझे यहाँ पर सिंपली 1 to n है ना, वो नंबर प्रिंट करवाना है। तो मैंने 1 to यहाँ पर 10 की प्लेस पर क्या लिख दिया है, मैंने n लिख दिया। और अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, तो यहाँ पर मैं सिंपली लिखूंगा %d, और %d के बाद में मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर सिंपली कर दिया है /t, कि 8 कैरेक्टर्स की स्पेस के साथ में ये हॉरिजॉन्टल स्पेस प्रोवाइड करेगा और मेरे जो नंबर्स रहेंगे वो हॉरिजॉन्टली क्या हो जाएंगे, यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, और मैंने फिर यहाँ पर क्या कर दिया, आई की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया है। तो अब इससे होगा क्या है ना, इस प्रोग्राम में आपने करा क्या है कि आप यूजर से यहाँ पर एक लिमिट गेट करेंगे है ना, एक नंबर गेट करेंगे और 1 to दैट नंबर है ना, आप क्या कर देंगे, आपके नंबर्स को, आपकी काउंटिंग को प्रिंट करवा दोगे। तो यहाँ पे जैसा कि आपका लूप दिख रहा है कि 1 to n तक जाएगा, हर बार आई 1 से इंक्रीमेंट होगा और उसके बाद में यहाँ पर आप आई की वैल्यू क्या करते जाओगे, प्रिंट करते जाओगे। तो ठीक है, मैंने इसे यहाँ पर सेव किया और सेव करने के बाद में मैं इसे यहाँ पे रन करता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसे रन किया, मेरे पास में आया एंटर लिमिट, मैंने सिंपली यहाँ पर मेंशन कर दिया 10। अब 10 मेंशन करने के बाद में मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने करा एंटर, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है 1 to 10। अब अगर मैं यहाँ पर 10 से ज्यादा लिमिट एंटर करता हूँ तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर वो जो भी स्पेसिफिक आप लिमिट एंटर करोगे वहां तक के नंबर्स प्रिंट कर देगा। मैंने सिंपली लिख दिया 100, तो यहाँ पर मुझे क्या मिल गया, 1 to 100। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या करा है, यहाँ पर 1 to 100 यहाँ पर ऐसे प्रिंट करा है। अब अगर हम बात करते हैं कि इसमें हम और क्या कर सकते हैं, तो मैंने बोला कि मुझे यहाँ पर टेबल प्रिंट करवाना है। अब ये तो मैंने नंबर्स प्रिंट करवा दिए 1 to 100। अब मैं ऐसा बोलता हूँ कि मुझे यहाँ पर क्या प्रिंट करवाना है, टेबल प्रिंट करवाना है। अब अगर मैं यहाँ पर टेबल प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो सिंपल सी बात है, मैं यूजर से एक नंबर गेट करूंगा और नंबर गेट करने के बाद में टेबल प्रिंट करवाने के लिए लॉजिक इंप्लीमेंट करूंगा। तो देखते हैं हम यहाँ पर टेबल का लॉजिक कैसे क्या इंप्लीमेंट होगा। तो हम यहाँ पर आते हैं हमारे व्हाइट बोर्ड पर, और व्हाइट बोर्ड पर आने के बाद में मैं यहाँ पर सबसे पहले टेबल का लॉजिक आपके साथ में डिस्कस करता हूँ। अब अगर मैं बात करता हूँ टेबल के लॉजिक की, तो टेबल के केस में मुझे करना क्या है, यहाँ पर 5 का टेबल प्रिंट करवाना है। मैंने यहाँ पर सिंपली लिख दिया 5 1 5। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पे लिखा है 5 2 10। तो मैंने यहाँ पर बोला कि यार ऐसे ये चलते जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये भी चलते जाएगा और फाइनली मुझे यहाँ पर फिर कितना मिलेगा, 5 10 50। अब अगर हम बात करते हैं कि मैंने ऐसा लिख तो लिया है, अब इसमें होगा क्या, तो अब ध्यान से देखना। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इस नंबर की, तो ये नंबर कौन एंटर कर रहा है, ये नंबर यूजर एंटर कर रहा है। तो अब अगर ये नंबर यूजर एंटर कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, मैं सिंपली यूजर को बोलूंगा एंटर नंबर, तो यूजर ने यहाँ पर एन एंटर कर दिया। ठीक है, फिर अब उसके बाद में मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है, इसका मतलब कि यार यहाँ पर मल्टीप्लाई करना रहेगा मुझे, तो यहाँ पर मैंने मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा दिया। फिर मुझे यहाँ पर एक चीज दिख रही है 1 to 10। अब ये 1 to 10 क्या है, यहाँ पे तो डायरेक्टली अब आप ऐसा बोलोगे, लिमिट दिख रही है ना, 1 से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है, 10 तक। और फॉर लूप के केस में तो आपने बोला ही ये था ना, जहाँ पर आपको पता है ना, व्हेन वी ऑलरेडी नो इन एडवांस दैट हाउ मेनी टाइम्स वी हैव टू एग्जीक्यूट अवर लूप। तो आपको ये पता है कि यहाँ पर आपको लूप कितने टाइम चलाना है, 10 टाइम्स चलाना है। अगर 10 टाइम्स लूप चलाना है तो इसका मतलब आपको ये भी यहाँ पर पता है क्या, कि स्टार्टिंग कहाँ से होने वाली है आपकी, 1 से। अब ये भी अगर आपको पता है तो ये भी पता होगा कि जाना कहाँ तक है, 10 तक जाना है। तो जब आपको पता है कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, तो आप बोलोगे कि यहाँ पे मुझे 1 से स्टार्ट करना है। फिर अगर आप बोलोगे कि यार जाना कहाँ तक है, तो आप बोलोगे मुझे 10 तक जाना है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, आपका इनिशियलाइजेशन i इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। आपकी कंडीशन यहाँ पर क्या हो जाएगी कि i इज लेस देन इक्वल्स टू 10 हो जाएगी कंडीशन। और अगर हम बात करें अब इसके बाद में, तो सिंपल सी बात है, मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि यार ये 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक एक से इंक्रीज हो रहा है, मतलब i क्या हो रहा है यहाँ पर, प्लस प्लस हो रहा है।
और फाइनली अब आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, क्या यहाँ पर आपके पास में आ रहा है आपको 5, फिर 10, फिर 50, तो ये सिंपली क्या रहेगा, तो ये आपका वेरिएबल एक नंबर रहेगा। तो अब आप यहाँ पर क्या बोल सकते हो, आपने यहाँ पर सिंपली ऐसा मेंशन किया कि यार n आपका नंबर, फिर 1 to 10 आपका i हो जाएगा, और उसके बाद में फिर अब आप यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन पुट कर देंगे, और उसके बाद में 5, 10, 50 ये क्या रहेगा, तो ये सिंपली आपका एक वेरिएबल रहेगा जो मल्टीप्लाई करने के बाद में आएगा। लेकिन नॉर्मल सिंटैक्टिकली अगर हम बात करें तो हमको पता है कि हमेशा असाइनमेंट राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड होता है, तो उस केस में प्रॉपर आपका सिंटैक्स क्या बनेगा, या आप ऐसा बोलोगे कि आपका एक्सप्रेशन क्या बनेगा, तो यहाँ पर आपका जो एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा t इक्वल्स टू n इंटू i, कि नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा मैं i से और मैं स्टोर कर दूंगा किसमें, t में, और t को हम क्या कर देंगे यहाँ पर प्रिंट। तो कुछ इस तरीके से मुझे यहाँ पर मेरे टेबल का लॉजिक समझ में आया है कि सबसे पहले नंबर उसको i से मल्टीप्लाई करूंगा और मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पर, रिजल्ट। तो ठीक है, अगर मैं यहाँ पर अपने प्रोग्राम को क्रिएट कर कर देखना चाहता हूँ तो मैं फिर से आ जाता हूँ टर्बो C7 पर, मैंने फाइल पर क्लिक किया, मैंने यहाँ पर सेव एज पे क्लिक किया, यहाँ आने के बाद में सी यूनिक प्रो, और यहाँ आकर मैंने क्या कर दिया, यहाँ आकर मैंने सिंपली कर दिया prop 36, मैंने करा इसे एंटर, और एंटर करने के बाद में अब मैं यहाँ क्या करूँगा, मुझे टेबल प्रिंट करवाना है, टेबल प्रिंट करवाना है तो मैंने यूजर से नंबर गेट कर लिया, यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया t। अब मैं बोलूंगा अब इसके बाद में आप यहाँ पे सिंपली एंटर लिमिट की प्लेस पे लिखोगे एंटर नंबर, यहाँ पर आपने नंबर गेट किया है 1 2, कहाँ तक आप इससे चलाएंगे 1 2 आप 10 तक चलाएंगे, और यहाँ पर सिंपली अब आपको कैसा फॉर्मेट चाहिए, 5 1 5, 5 2 10, तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ लिखोगे %d, मैंने यहाँ पे लिख दिया x रिप्रेजेंट करेगा मल्टीप्लीकेशन का साइन, फिर %d, फिर इक्वल्स टू, और फिर लिख दिया %d, और हर लाइन के बाद में आपको लाइन चेंज करना है। अब यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, क्या आपको सबसे पहले %d पर आपका एक्चुअल नंबर चाहिए, तो आप लिखोगे num n, फिर आपको क्या चाहिए, i की वैल्यू चाहिए, तो आपने लिखा i, और उसके बाद में आपको क्या चाहिए, आपका रिजल्ट, तो आपने लिख दिया यहाँ पर t, लेकिन t तो मैंने मेंशन करा ही नहीं है यहाँ पर, तो फिर तो मैंने लिखा t इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाय i। मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्या लगा दिया है, अपना लॉजिक लगा दिया है, और t की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, प्रिंट। ठीक है, देखते हैं हम यहाँ पर क्या आउटपुट मिलेगा। मैंने इसे रन किया, रन करने पर मैंने यहाँ पर नंबर एंटर किया 5, तो मुझे क्या मिल गया, 5 1 5, 5 2 10, 5 10 50। अगर आप बोले यहाँ पर क्या इसके अलावा और कहाँ तक मैं नंबर के टेबल्स प्रिंट करवा सकता हूँ, तो जितनी आपकी लिमिट रहेगी आप उतनी लिमिट तक टेबल प्रिंट करवा सकते हैं। मैंने लिख दिया 897, तो यहाँ पर मुझे 897 का टेबल मिल गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने आज के सेशन में क्या देखा है कि आप कैसे लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज करेंगे। मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो आपकी कंट्रोल स्टेटमेंट्स है उसमें लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है, लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट में लूप्स के टाइप्स कितने होते हैं। उसमें अगर हम बात करते हैं एंट्री कंट्रोल लूप में फॉर लूप क्या होता है तो यहाँ पर आपने फॉर लूप का सिंटैक्स डिस्कस किया है, और फॉर लूप के सिंटैक्स को डिस्कस करने के बाद में, है ना, यहाँ पर आपने फिर उसके कुछ एग्जाम्पल देखे। बाकी फॉर लूप में आपके और भी एग्जांपल्स बनते हैं जो कि कवर अप करेंगे फिर हम हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।